चलिए चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को अपन समझते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है ना। 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो रिलेशन एंड फंक्शन को हमें पूरा समझना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट वी हैव टू सेट्स। हमारे पास दो सेट है भैया। पहला सेट ए है, ए में लिखा मैंने 1 2 3 और 4। एक सेट है मेरे पास बी, और बी सेट में मेरे पास क्या लिखा है? बी सेट में मेरे पास लिखा है 5 6 7 8। ये दो सेट हो गए। अब हम पिछली क्लासेस में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था। तो हम पहले ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स सेट ए का हम मल्टीप्लाई करते हैं सेट बी के साथ। कैसे होगा? सो हमारे पास सेट ए में लिखा है 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी में हमारे पास लिखा है 5, 6, 7, 8। चलो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। सो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करो, क्या आएगा? 1, 5। ठीक है। फिर 1 का किस में करोगे आप? 6 में। फिर 1 का किस में करोगे आप? 7 में। 1 का 8 में। सिमिलरली फिर हम 2 का मल्टीप्लाई 5 में, फिर 2 का 6 में, फिर 2 का 7 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 8 में। ठीक है। फिर सिमिलरली फिर किसका? 3 का मल्टीप्लाई 5, 3 का मल्टीप्लाई 6, 3 का फिर 7 और 3 का फिर 8। ठीक है। सो ये आपके बन रहे हैं पेयर एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पेयर एलिमेंट। पहला एलिमेंट हमेशा ए सेट से रहेगा और इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा बी सेट से रहेगा। एंड ये जो हमको मिल रहा है ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल रहा है। तो 3 8 हो गया। आप सेम टू सेम 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप मैपिंग के थ्रू भी समझ सकते हो। किसके थ्रू समझ सकते हो? मैपिंग के थ्रू। ये हमारे पास एक सेट ए हो गया। कौन सा सेट है ये? ए। और ये सेट हमारे पास कौन सा सेट हो गया? बी सेट हो गया। और इसमें 1 2 3 4 और इधर 5 6 7 8 और बस खत्म। तो जब आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो इसके वन एलिमेंट का रिलेशन 5 से 6 से 7 से और 8 से बनता है। फिर इस 2 का भी रिलेशन 5 6 7 8 सबके साथ बनता है। 2 का रिलेशन किससे बनता है? 5 से 6 से 7 से 8 से। फिर ऐसे ही 3 का, ऐसे ही 4 का। तो सबका क्या बन रहा है? एक का इससे रिलेशन आपस में बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? रिलेशन बनता जा रहा है। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे रिलेशन बन गए। क्या बन गए? बहुत सारे रिलेशन। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हो। अब हम ए से बी में रिलेशन देख रहे हैं। कहां से कहां रिलेशन देख रहे हैं? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दो तरह से हम देखेंगे। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज आर। देन इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1R5। ए से बी हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1R5। फिर हम लिखेंगे 2R6। फिर हम लिखेंगे 3R7। ऐसे हम कोई सा भी रिलेशन लिख सकते हैं। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ तो आपको और अच्छे से मेरी बात समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 घर है। कितने घर है? ये घर जो है मेरा घर है, और एक और मैं घर ले लेता हूँ दूसरा घर कौन सा लूँगा? मेरे मामा का घर ले लेता हूँ। ये 2 इम्पोर्टेंट घर है, एक मेरा घर और एक मेरे मामा जी का घर। तो मेरे घर में मान लो हम A B C और D मेंबर्स रहते हैं।
और मेरे मामा जी के घर में ई एफ जी एच आई जे इतने सारे लोग रहते हैं। तो इस मेरे घर का मामा के घर के हर मेंबर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा या नहीं? ये एक सेट हो गया। ये मेरा घर का सेट है, इसमें हम 4 सदस्य रहते हैं। ये मेरे मामा के घर का सेट है, इसमें कितने सदस्य रहते हैं? 6 सदस्य रहते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि इनका और इनका रिलेशन क्या है, तो ये कहेंगे, ए कहेगा कि जो एफ है वो मेरे ससुर है। ये क्या है? ससुरे का रिलेशन है कि ये मेरे ससुरे हैं या ससुर है। फिर ए से पूछा, भाई साहब आपका एफ से क्या रिलेशन है? तो मैंने कहा कि ये मेरी सासू है। सासू समझते हो? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। फिर बी से पूछा कि बताओ आपका ई से क्या रिलेशन है? तो बी कहती है कि मेरी मम्मी है। क्या है? अच्छा पापा है। हाँ ससुर है तो पापा होंगे। तुम तो मतलब बहुत होशियार हो सभी यार, तुम सबकी शादी हो चुकी है। मजाक कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई तो मैं बता रहा हूँ। तो ये पापा हो गए और ये क्या होगी? इनकी मम्मी होंगी। समझ में तो आ रहा है? इनसे पूछा ये कौन है तुम्हारे? देखिए मेरे भाई। तो देखिए ये आपके कौन है? देखिए मेरे मामा है। आप बहुत होशियार है, सब लॉजिक लगा पा रहे हैं कि लॉजिक क्या चल रहा है। तो ये 2 घर बनाए हैं। इन घर में कौन कौन मेंबर रहते हैं आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं और मेरा भाई या मेरी बहन। देखिए मामा घर में मेरे नाना, मेरी नानी और मेरे मामा और मेरी मौसी और फिर मेरी मामी और जो वटेवर भी। तो ब्याह नहीं हुआ तो मान लो तो बच्चे वगैरह भी रहते हैं। तो इधर से इधर का क्या निकल के आएगा? रिलेशन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? रिलेशन। तो हम ए का ई से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आप इस सेट के अंदर कितने रिलेशन कह सकते हो? अलग अलग रिलेशन से। अगर मैं यहाँ रिलेशंस की बात करूँ तो सारे रिलेशन एक जैसे नहीं है ना। कोई किसी का ससुर है, कोई किसी की मम्मी है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का अलग अलग रिश्ते हैं ना। बुआ, फूफा, काका सब रिश्ते निकल जाएंगे ना यहाँ पर। यार इन दोनों में कई सारे रिश्ते निकल के आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ रिलेशंस R1, R2, R3, R4, R5 कुछ भी हो सकते हैं। रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं। R1 मान ले कि ये फादर इन लॉ का रिलेशन है। किसका रिलेशन है ये? और R2 इज द रिलेशन ऑफ मदर इन लॉ। ठीक है। और R3 इज रिलेशन ऑफ ब्रदर इन लॉ। भाई फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के बाद में तीसरा नाम क्या आया? क्योंकि तो ब्रदर इन लॉ है। और चौथा नाम आपका ले लो कि यहाँ पर सिस्टर इन लॉ है। सब अलग अलग रिलेशन है। और यहाँ पर अंकल का नाम आ गया क्योंकि मेरे तो मैटरनल अंकल है ना। और 6ठा रिलेशन का एक आ गया यहाँ पर नेफ्यू का रिलेशन आ गया कि ये तो मेरा भतीजा है। एक और रिलेशन ले सकते हो कि नाइसी का रिलेशन भी यहाँ पर। कौन सा रिलेशन है? नाइसी का रिलेशन भी है। नाइसी ए तुम सारे रिश्ते यही ले आओगे? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। अब आपसे कहा गया कि आप ए से बी मैपिंग कर रहे हो। इफ यू आर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इफ यू आर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। तो पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे। जब आप ए से बी मैपिंग करोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे। तो इसके अंदर आपका सेट क्या बन जाएगा? ए कॉमा ई, फिर क्या बनेगा? ए कॉमा एफ, फिर क्या बनेगा? ए कॉमा जी, फिर क्या बनेगा? ए कॉमा एच। क्या बना? फिर क्या बना? मैं तो हटा देता हूँ, कब तक ले जाऊंगा। ए कॉमा एच हो गया। फिर मेरा बनेगा बी कॉमा ई। यहाँ से मैं डी भी हटाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना मेरे को। फिर मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पर? बी कॉमा ई, फिर बी एफ, फिर कॉमा बी कॉमा जी, फिर बी कॉमा एच। मेरे को मालूम तुम बड़े हो गए हो। सी कॉमा ई है ना, सी कॉमा एफ। और तुम्हारी खुशी का राज भी मालूम है।
C कामा G और फिर C कामा H। पर बेटा G1 में दूरी रहो तो अच्छा है, ठीक है। A कामा E, A कामा F, A कामा G, A कामा H, B कामा E, B कामा F, B कामा G, B कामा H। तो ये तो हो गया आपका टोटल मैपिंग। ये क्या हो गया भाई साहब, इसे हम कहते हैं टोटल मैपिंग फ्रॉम कहां से कहां, A टू B। मतलब A से B में सारी मैपिंग आ गई। अब आपसे कहा जाए व्हाट इज R1। R1 मतलब क्या होगा, मतलब फादर इन लॉ का रिलेशन ढूंढना है। तो R1 के अंदर तो केवल A कामा E ही आएगा बस, ठीक है। अगर मैं कहूं व्हाट इज R2, तो R2 रिलेशन के अंदर कौन आएगा, A कामा F। कौन आएगा, इसके अलावा कोई आएगा क्या, नहीं आएगा। और अगर मैं कहूं कि R3, तो R3 के अंदर A कामा G, A कामा G और A कामा H दोनों आ सकते हैं। मतलब इस B के दो भाई है, B के कितने भाई है, दो भाई है, समझ रहे हो आप बात। तो B के अगर दो भाई है तो A के दो साले हो गए G और H, ये ब्रदर इन लॉस हो गए। तो अगर आपने R3 रिलेशन ब्रदर इन लॉ का लिखा है तो R3 रिलेशन के अंदर कौन कौन आएगा, R3 रिलेशन के अंदर आएगा AG और H। समझे आप बात मेरी, समझ गए। तो ऐसा अगर आपके पास दो सेट है, कौन कौन से सेट है, मान लो आपके पास सेट A है और सेट B है, और इन दोनों सेट की अगर आप मैपिंग कर रहे हो A से B, तो इन दोनों की मैपिंग करने पर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे और इन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स एक एक रिलेशन के सेट में जाएंगे। सो R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A क्रॉस B। कहां से है ये रिलेशन, A क्रॉस B से निकाल के लाए इसको। R2 इज आल्सो अ रिलेशन दैट्स मदर इन लॉ, कहां से निकाल के लाए, A क्रॉस B से। R3 इज आल्सो अ रिलेशन, कहां से निकाल के लाए, A क्रॉस B से। मतलब रिलेशन हो क्या गया, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन क्या हो गया, सबसेट हो गया ना, ये बड़ा सेट और इसमें से हमने दो चार एलिमेंट निकाल ली। तो रिलेशन इज अ सबसेट फ्रॉम A क्रॉस B, जहां मैपिंग कहां से कहां हुई, A टू B मैपिंग हुई। हम कह सकते हैं अ रिलेशन, डेफिनेशन भी क्लियर है, अ रिलेशन इज अ सबसेट अ रिलेशन, नाम दे सकते हो रिलेशन का R। अ रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो आप कह सकते हो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो कितने रिलेशन हो सकते हैं, अरे ये तो कितने भी हो सकते हैं। अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो m इंटू 2 की पावर mn रिलेशन हो सकते हैं। टोटल रिलेशंस कितने हो सकते हैं, 2 की पावर m इंटू n रिलेशंस आर पॉसिबल इन दिस मैपिंग। तो हमारा क्वेश्चन, अब वापस अपने क्वेश्चन पे आओ। ये तो मैंने एक फैमिली रिलेशन प्रोग्राम आपके सामने पेश कर दिया कि भाई देखो, आप रिलेशन को अगर मैथमेटिकली समझने में आपको दिक्कत हो तो आप ये दो घर बना लो, एक मेरा घर और एक मेरे मामा का घर, और इसमें अगर आप रिलेशन समझो तो इन दोनों घर में इस तरह से रिलेशन निकल के आते हैं। ये होते हैं ब्लड रिलेशंस। हमारी जिंदगी में जो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं वो, जो कि मैंने दो सेट से समझाया। आप इस रिलेशंस को नंबर पे भी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 का 5 से कुछ रिलेशन है, 1 का 6 से कुछ रिलेशन है, 2 का 6 से कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से इनके क्या है, इधर से इधर रिलेशंस हैं। तो इन रिलेशंस को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि कभी भी अपने को अगर रिलेशन रिप्रेजेंट करने हैं तो सबसे पहले दो सेट्स की हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो हमने दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट किए। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ये सब कुछ आया हमारे पास। अब इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें हमारे पास, पर हम इसमें से कह सकते हैं अलग अलग रिलेशन नाम दे सकते हैं, ठीक है। और रिलेशन नाम हम कैसे देंगे ये आपके सामने। अभी आप इसको थोड़ा नोट करो, फिर इसके आगे और भी थोड़ा सा चर्चा।
अब आगे देखें, ये जो आपने जो सेट बनाए थे नंबर वाले, इसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। अब इसमें बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको दो रिलेशन बना के बताऊं। मैंने लिया R1 इज इक्वल टू A कॉमा B। देखो पहला एलिमेंट जो इसमें लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं A, और दूसरा एलिमेंट जो लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं B। और हम यहाँ लिखते हैं कि A कॉमा B तो लिखा रहेगा, और A एंड B आर इवन नंबर। एंड बी कैसे नंबर रहेंगे भैया? इवन नंबर। फिर आपको कहना पड़ेगा A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। एंड ये जो हमने पूरा लिखा है ये डेफिनेशन है किसका? R1 का। तो अगर मैं R1 सेट यहाँ बनाता हूँ तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 2,4। कितना आएगा? सही बात है क्या कि 2,2 आएगा? भाई 2,6 आएगा। 4 तो है ही नहीं अपने पास। 2,6 और क्या आएगा? 2,8 आएगा। और क्या आएगा? 4,6 और 4,8। और तो कुछ नहीं आएगा, बस यही है। इनके इन सब के 2 और 6 के बीच में रिलेशन क्या है? R1। और R1 रिलेशन है क्या? A and B both are even number. A belongs to A and B belongs to B. ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो 2R1 6। 2 और 6 के बीच में हमने क्या लिख दिया? मतलब 2 और 6 के बीच में रिलेशन कौन सा है? हम यहाँ लिख सकते हैं 2R1 8। हमें लिख सकते हैं 4R1 6। हमें लिख सकते हैं 4R1 8। आप बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हमारा दूसरा रिलेशन देखो, हमने क्या लिखा है? R2 में हमने लिखा है A कॉमा B, पर हमें बताना पड़ेगा A क्या है और B क्या है। तो हम कहेंगे यहाँ पर A एंड B आर ऑड नंबर। ये कैसे नंबर है? ऑड नंबर है। और A बिलोंग्स टू एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो ये मैंने दो रिलेशन बनाए। तो ये एक तरीका तो ये है लिखने का, और एक तरीका ये है लिखने का R1 R2। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? और ये कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। समझ में आ रही बात आपको? अब मैं बात करता हूँ R2 की। अब मैं बात किसकी करता हूँ? R2 की। चलो R2 आपने लिखा। R2 क्या है? A एंड B बोथ आर ऑड नंबर। तो यहाँ देखो, इसमें देखो ऑड नंबर 1 5 हो जाएगा, फिर 1 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 5 हो जाएगा और 3 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 1 5 1 7 फिर 3 5 और फिर 3 7। तो ये R2 और ये R2 एक ही है, एक ही, पर लिखने में अंतर है। क्या अंतर है? ये R2 आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये आपका टेबुलर फॉर्म में है। इसमें कई सारे रिलेशन आप बना सकते हो। देखो एक रिलेशन और मैं आपको बना के बताता हूँ, है ना। तो ये अपना जो फैमिली सेट था ये तो हटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था। आप रिलेशन एक और बना सकते हो। देखना इधर, एक मैं रिलेशन और बनाता हूँ। मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ R3। एक रिलेशन बनाया R3 और R3 में लिखता हूँ A कॉमा B, और यहाँ क्या लगाना है? कॉलम। फिर लिखना है A इज ऑड नंबर, A इज एंड B इज। ऐसा भी तो बना सकते हो, समझ रहे हो आप बात? फिर आपको लिखना है A बिलोंग किसको करेगा? पहले सेट A को, और B बिलोंग किसको करेगा? दूसरे सेट B को। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट R3। एंड ये सेट R3 किसका सबसेट है? A क्रॉस B का सबसेट है। इसमें से निकल के आएंगे। तो पहला कौन? A इज ऑड, दूसरा कौन? इवन। तो 1 और 6, फिर 1 और 8, फिर 3 और 6, फिर 3 और 8। एक और रिलेशन बन गया ना। तो यहाँ पर R3 क्या बन जाएगा आपका? 1 और 6, फिर 3 और 8, फिर क्या? 3 और 1 और 6, 1 और 8, 3 और 6 और 3 और 8।
3 और 6, 1 और 8। ठीक है, ये बन गया आपका। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। क्या पूछी जाती है? डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो अब ये बात भी हम समझ लेते हैं, हर रिलेशन का अपना अपना क्या होता है? रेंज और डोमेन। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। रिलेशन की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है? तो अगर मैं कहूं कि मेरे को R1 की डोमेन बताओ, तो डोमेन अगर R1 बनाना है आपको, तो अगर R1 आप देखें तो इसमें देखो यहाँ क्या लिखा है? 2 2 4 4। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ लिखा है 2 और 4 और इधर क्या लिखा है 6 8, इधर क्या लिखा है 6 और 8, ये लिखा ना? इसको आप ध्यान से देखें, 2 2 ये 2, फिर 4 4 ये 4, फिर उधर साइड क्या लिखा है 6 8 6 8 6 8 6। तो ये जो इधर वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? डोमेन। ये क्या कहलाएगा? और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? रेंज। तो यहाँ हम कहूँ कि डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2, 4। और मैं कहूँ रेंज ऑफ R1, रेंज ऑफ R1 इज कितना? 6, 8। समझ में आ गया? इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, सेट नंबर A, सेट B, तो सेट A की मैपिंग हम सेट B में कर सकते हैं। सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप्ड होगा, मैप्ड हो गई होगा। अगर हम इसका टोटल मैपिंग देखें तो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमने पूरा क्या बना लिया? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद यहाँ पर A और B, मतलब इस सेट के एक एलिमेंट और इस सेट के एक एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन, कुछ रिलेशन एक जैसे होंगे, उन सबको एक सेट में रखे जाए। तो मैंने कहा कि R1 एक रिलेशन है जो A, B है। A से बिलोंग करेगा और B से बिलोंग करेगा, और हमने कहा A और B इवन नंबर है, तो हमने इस तरह से ये सेट बना। तो R1 क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया, और रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है एंड B आर इवन नंबर, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू। अब जो रिलेशन हमारे पास आता है उस रिलेशन के हम क्या निकाल सकते हैं? डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था कि रिलेशन होता क्या है और किसी भी सेट से रिलेशन कैसे बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। इतना आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये समझने से पहले आप समझिए, मैं लिखता हूं लेट R बी अ रिलेशन, R बी अ, let R be a relation in set A, in set A means इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह सकते हो R belongs to A cross A। R किसको बिलोंग करेगा? A क्रॉस A को बिलोंग करेगा। देखिए पिछली क्लास में आपने देखा था कि आपके पास 2 सेट हुआ करते थे, एक सेट A हुआ करता था और दूसरा सेट B हुआ करता था। तो आप इस सेट में मान लो 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट रख लो, ये सेट A हो गया। सेट B में रख लो 5 6 7 8। तो हम बताते थे कि 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 6 से। क्या मैंने पिछली क्लास में रिलेशन को समझाने के लिए 2 घर लिए थे कि मेरा घर और मेरे मामा। तो पिछली क्लास में हमने 2 अलग अलग घर लिए थे। हम एक जैसे घर भी ले सकते, नहीं ले सकते? ये हो गया मेरा घर और ये फिर से मेरा ही घर, देखो। और हम अब की बार मैपिंग कहाँ से कहाँ करेंगे? A से A पर ही मैपिंग करेंगे। रिलेशन ढूंढना,
अगर वन को कहा जाए कि वन से रिलेशन करो तो क्या कहेगा, मैं खुद। वन का वन से क्या रिलेशन, मैं खुद। वन का टू से क्या रिलेशन, वो मेरी पत्नी है, एक घर की बात कर रहा हूँ। वन का थ्री से क्या रिलेशन, वो मेरा बेटा है या बेटी है। वन का फोर से क्या रिलेशन, वो मेरा बेटा है या बेटी। आए कि नहीं आए? एक घर का खुद के घर में रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर आपको एक रिलेशन आर निकालना है सेट ए में, तो सेट आपको ए दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 4, तो आपको ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। व्हाट इज ए क्रॉस ए? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए आप निकालोगे तो 1 2 3 4 एंड देन अगेन 1 2 3 4, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 का 1 में 1 1, 1 का 2 में 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 और 4 4, ये सारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशन, जिसको मैं कहूँ कि सबसे पहला रिलेशन है नल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? या इसको आप कह सकते हैं एम्प्टी रिलेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नल रिलेशन, या हम कहें इसको एम्प्टी रिलेशन। तो मैं एक रिलेशन यहाँ लिख रहा हूँ, समझिएगा। R is a relation represent A, B, और उसमें लिखा है कि B is equal to A plus 5। B क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए A plus 5 के, A plus 5 के। नाउ अब लिखा है here A belongs to किसको? A को, और B belongs to B को। तो ये आपका रिलेशन, ध्यान से समझिए इसको। तो आपके पास B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? A प्लस 5। तो 5 में कुछ भी ऐड करते, मान लो A की जगह आप 1 ले लो और 5 करो, तो B कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आपको B कहीं भी 6 मिल रहा है क्या? नहीं है ना। इसमें कोई भी एलिमेंट मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। अगर मैं यहाँ नॉट पॉसिबल, नॉट इन आर, आर में है क्या, उसको R1 कह देता हूँ, उसको क्या कहता हूँ? ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं। अब ढूंढोगे तो अगर मैं लिख देता B इज इक्वल टू A प्लस 1, तो क्या रिलेशन मिल जाता? मिल जाता। A की जगह आप 1 रख लेते, A की जगह क्या रख लेते? 1, तो B इज इक्वल टू क्या जाता? तो ये A कॉमा B की जगह मतलब आप लिख लेते 1 कॉमा 2 है क्या? ये रहा, मिल जाए। पर आपने रिलेशन में लिखा है कि B इज इक्वल टू A प्लस 5, और ऐसा कोई रिलेशन मुझे इसमें मिल ही नहीं रहा। आई हैव नथिंग, यानी कोई रिलेशन नहीं। तो मैं कहूँगा कि दिस इज अ नल रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया भाई साहब? दिस इज अ नल रिलेशन, या हम क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया। बात समझ में आ गई आपको? सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। बेटा समझ लो, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब हमारे पास बी सेट नाम का तो कोई सेट है नहीं। हमने कहा है कि यहाँ पर हम सेट ए की मैपिंग सेट ए पर ही कर रहे हैं, तो इसका एक एक एलिमेंट इसके एक एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। चलो एक रिलेशन बनाता हूँ, सेट बी, देन रिलेशन इज कॉल्ड, इस रिलेशन को क्या कहते हैं? रिलेशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है, एक रिलेशन हम लिखते हैं यहाँ पर, समझिएगा। आई जस्ट राइटिंग अ रिलेशन नंबर R2। ये तो R1 रिलेशन लिख दिया था, एक नया रिलेशन बना रहा हूँ R2। ठीक है, तो R2 रिलेशन क्या कहता है कि A कॉमा B तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे कल,
अब इसमें हमें डेफिनेशन देनी है कि इफ आई जस्ट डू a माइनस बी और इसका मैं मॉड ले लूं तो ये हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए. देन आफ्टर हियर a बिलोंग्स टू a एंड b भी बिलोंग्स टू a. तो अगर आप देखो a माइनस बी करते हो तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही आना चाहिए. 1 माइनस 1 करोगे तो 0. 1 माइनस 1 करके देखो 0 के बराबर या 0 से बड़ा चलेगा. 1 माइनस 2 करो माइनस 1 पर मॉड से बाहर आएगा तो 0 से बड़ा हो गया. 1 माइनस 3 चलेगा. 1 माइनस 4 2 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 3 2 माइनस 4 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3 3 माइनस 4 सब चल रहा है. ऐसा तो कुछ नहीं है जो नहीं चल रहा है क्योंकि सब कुछ मॉड से बाहर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा. मतलब दिस रिलेशन इज अ यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है. तो हम कह सकते हैं R2 के अंदर क्या आ जाएंगे ये सारे के सारे जो लिखे हैं इसको आप R2 भी कह सकते हो. दिस इज R2 है ना. R2 के अंदर A क्रॉस A पूरा का पूरा आ जाएगा. समझ में आ गई. दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन को थर्ड नंबर इज आइडेंटिटी रिलेशन. क्या लिखा है इसमें अ सेम इमेज ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. मतलब सेम इमेज ऑफ इटसेल्फ में यहाँ रिलेशन बना रहा हूँ. इस रिलेशन को समझिए. R इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ A कॉमा B. क्या लिखा मैंने R इज इक्वल्स टू A कॉमा B नहीं लिख के हम यहाँ लिखेंगे वापस से A क्योंकि दोनों एक जैसे होना चाहिए. फिर हम लिखेंगे हियर A बिलोंग्स टू सेट A. A बिलोंग्स टू सेट A. बस बात खत्म हो गई. इसका मतलब अगर आपके पास सेट बना हुआ है तो जैसे 1 2 3 4 ये सेट A है. फिर से सेट A 1 2 3 4 खुद से इमेज बनना चाहिए. मतलब आप जो रिलेशन लिखने वाले हैं उसको मैं R3 नाम दे देता हूँ. R1 R2 बना चुके हो. R3 रिलेशन बना रहा हूँ. सो 1 का रिलेशन किससे होगा तो 2 का रिलेशन किससे होगा. तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है आइडेंटिटी. अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ R4 एक और रिलेशन बनाऊँ तो R4 रिलेशन में मैं लिख सकता हूँ 1 1 2 2 3 3 और 4 4. ये रिलेशन कैसा रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन ही है. ये रिलेशन भी कैसा है आइडेंटिटी रिलेशन ही है. R3 R4 आर आइडेंटिटी रिलेशन. इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. कौन सा रिलेशन पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव. देखो आइडेंटिटी रिलेशन आपको याद है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपको याद रखना है. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिखा है 4th नंबर व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम कह सकते हैं कि रिलेशन R5 में रिलेशन को नाम दे रहा हूँ R5 इज अ रिलेशन और इसमें लिखना पड़ेगा आपको A कॉमा A. ठीक है A कॉमा A मतलब खुद की इमेज ही होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में. रिफ्लेक्सिव कुछ आइडेंटिटी जैसा ही है. ये कह रहा है कि मुझे खुद की इमेज ही चाहिए और उन्होंने कह दिया है कि A बिलोंग कर रहा है सेट A को. बट ये कह दिया है इन्होंने कि फॉर ऑल ऐसा लिखो. इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल. ये जो सिंबल बना है ना उल्टा है इसको कहते हैं फॉर ऑल. सारे के सारे A चाहिए उसको. सारे के सारे A मतलब 1 भी चाहिए 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए और एक भी अगर छूट गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं. तो अगर मैं यहाँ पर एक सेट बनाऊँ R5 और इसके अंदर लिखूँ 1 1 2 2 3 3 और 4 4 तो ये क्या है भैया ये रिफ्लेक्सिव है. ये क्या है और आइडेंटिटी है कि नहीं है. आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है. अगर आप सेट ए देखो तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 4 1 2 3 4 चारों आ गई हैं. अगर मैं यहाँ सेट ए फॉर एग्जाम्पल के लिए बनाऊँ R6 और इसके अंदर लिखूँ 1 1 2 2
और 3 3 और ये खत्म हो गया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक छूट गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फॉर सेट जो बनाया है डेफिनेशन में, इसकी डेफिनेशन है, ये क्या है भाई रिफ्लेक्सिव की? ये आइडेंटिटी की क्या है? डेफिनेशन। ये लैंग्वेज में है और ये मैथमेटिकली लिखी गई। तो डेफिनेशन है ए कॉलन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड फॉर ऑल ए सिंबल का नाम है, उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ये जो रिलेशन है कैसा है? आइडेंटिटी है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? तो आप रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंट करना। चलो देखो पेज नंबर 2 देखें एनसीईआरटी का, उस पे डेफिनेशन 3 हम देखते हैं। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पहचानना आना चाहिए। अभी इससे पहले आप नल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव मैंने पढ़ा दिया, आइडेंटिटी भी पढ़ा दिया है और रिफ्लेक्सिव भी मैंने पढ़ा दिया, बट अब हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। सो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक ये लिखा है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मैंने अभी समझाया था, इफ यू हैव अ सेट ए, अगर आपके पास सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 और 4 अगर लिखा है, और अगर मैं एक रिलेशन बनाता हूँ R1 और इस रिलेशन के अंदर लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3 और 4 4, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? क्योंकि उसमें लिखा है इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा है मतलब जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है, और ये एलिमेंट इस रिलेशन में, इस रिलेशन का ही तो है, इसके अंदर लिखा ना 2 2 इसके अंदर है, 3 3 इसके अंदर है, 4 4 इसके अंदर, और आगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सारे के सारे ए, कितने ए? 1 2 3 सारे के सारे आ गए, तो रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर एक भी गायब कर देता हूं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहता, सारे होना ही चाहिए। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन ये है कि उन्होंने कहा है A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R, मतलब मैं एक R2 रिलेशन बनाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1 कॉमा 2, तो इसमें तो उन्होंने कहा है कि A2 कॉमा A1 भी R को बिलोंग करता है, मतलब A2 ये, अरे चलो A1 A2 अगर समझ में नहीं आए तो आप इसको AB कर लो, और इसको A2 A1 समझ में नहीं आए तो इसको आप BA कर लो, अब और क्लियर हो जाए। A कॉमा B बिलोंग्स टू R कर रहा है 1 2, implies that B कॉमा A बिलोंग्स टू R, ये भी करना चाहिए, मतलब 2 1 भी होना ही चाहिए। सो ये रिलेशन कैसा है? अब उन्होंने कहा फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू A, है ना? A कॉमा B बिलोंग्स इसको करना चाहिए, A को करना चाहिए। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, है कि नहीं है? पक्का ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों कहा? क्या कहा है? फॉर ऑल A कामा B बिलोंग्स टू A, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसमें आपके पास 1 2 2 1 आ गया, आपके पास इसमें 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, और 3 3 भी आना चाहिए, और 4 4 भी आना चाहिए। नाउ इट इज सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक है। देखो 1 1 का सिमेट्रिक क्या होगा? 1 1, जैसे 1 2 का सिमेट्रिक क्या होता है? तो 1 1 का सिमेट्रिक क्या होगा? है कि नहीं? इस सेट में देखो 1 2 है, फिर चेक करो 2 1 है, इस सेट में 1 1 है, चेक करो 1 1 है, यही है। इस सेट में 2 2 है, चेक करो 2 2 है। इस सेट में 3 3 है, चेक करो 3 3 है। समझा? इस सेट में 3 1 है, चेक करो 1 3 है, तो लिख दो 1 3। अब ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक। बात समझ आ गई? सो दिस रिलेशन इज नाउ सिमेट्री रिलेशन।
इज दिस रिफ्लेक्सिव और नॉट? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? क्यों नहीं है? उनको छोड़ दे, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव है, इसको छोड़, सब होने चाहिए, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। बात समझ में आई? है? अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, उसको अपन डिस्कस करेंगे। चलिए इन एग्जांपल्स को समझते हैं। हमारे पास ये 5 रिलेशन है मैंने बनाए, R1 R2 R3 R4 और R5। ये रिलेशन इस सेट से है, मतलब A क्रॉस A से आए। आपको ये पहचानना है कि कौन सिमेट्रिक है, कौन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव, और है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिमेट्रिक है क्या? 1 2 है, 2 1 है, 2 1 नहीं है, मतलब सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 4 4 मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सो R1 इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम R2 की बात करते हैं, इसमें 1 2 है, 2 1 है, ये सिमेट्री मिल गई। 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3 है, मतलब ये सिमेट्री तो है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास 4 एलिमेंट है, हमारे पास 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी, जो कि नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे बात समझ में? बात समझ में? अगली बात। नाउ नेक्स्ट इज R3, 1 2 2 1 सिमेट्री है, 2 3 3 2 3 2 नहीं है, नहीं है, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 का नहीं है, नहीं है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव। समझ आई बात? ठीक, आगे बढ़ो। R4, 1 1 का 1 1 भी है, सिमेट्री है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब सिमेट्री भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। यहाँ तक तो 1 2 है, 2 1 है, और यहाँ पर 2 2 लिख दिया क्या मैंने? 2 3 लिख देते, 2 3 लिख देते। सो 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2, मतलब ये सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये वाला सेट 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, 4 4 का 4 4, ये नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्री भी है। सो आपको मैंने यहाँ पर 2 टाइप्स के रिलेशन समझा दिए कि रिलेशन 2 टाइप के, तो मैंने सिखा दिया आपको कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री क्या होते हैं, और आप तब देख के पहचानना सीख जाए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांजिटिव क्या, ट्रांजिटिव क्या है। तो ट्रांजिटिव बहुत आसान है। अगर किसी रिलेशन में, मान लो मैं एक रिलेशन बनाता हूँ R6 है ना, अगर मैं एक रिलेशन बनाता हूँ R6, इफ आई डिजाइन अ रिलेशन R6, और इस R6 के अंदर अगर 1 2 है और इस R6 के अंदर अगर 2 1 है, तो इस R6 के अंदर 1 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन क्या है आपका? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का कहने का मतलब ये है कि अगर AB है और BC है तो AC भी है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ A1 A2 लिखा, ये अकॉर्डिंग टू NCERT लिखा, आप चाहें तो उसको बदल के A भी कर सकते हैं। A भी बिलोंग्स कर रहा है, फिर मैं यहाँ कर देता हूँ BC, BC बिलोंग कर रहा है यार, तो मैं यहाँ कर देता हूँ A और C, और AC भी बिलोंग कर रहा है यार। फॉर ऑल A1 A2 A3 मैं यहाँ लिख देता हूँ A B और C। तो इस तरह का अगर कोई रिलेशन आता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। पहला क्वेश्चन देखें,
आपको एक सेट दिया है A 1 2 3 और एक रिलेशन दिया है 1 2 और 2 1। आपको बताना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। नहीं है, यही बताना। तो आपको ट्रांजिटिव की कंडीशन याद है। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है कि अगर आपके पास A और B है एलिमेंट रिलेशन R में, A और B R में है, और B और C अगर रिलेशन है R में, तो ये भी होना चाहिए R में, A और C भी होना चाहिए किसके अंदर, R के अंदर होना चाहिए। If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C is also belongs to R. तो अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो 1 comma 2 R के अंदर है, तो मैं कहूँ कि 1 comma 2 जो है बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप देखें 2 comma 1 बिलोंग कर रहा है R को, 2 comma 1 बिलोंग कर रहा है किसको, R को। बट अगर मैं देखूं कि ये 1 और ये, पर 1 comma 1 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है R को, 1 comma 1 R के अंदर है क्या, नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बस वेरी सिंपल, समझ में आ गई बात आपको। इस तरह से आपको एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर यही रिलेशन में बदल के ऐसा लिख देता R इज इक्वल टू 1 comma 2 2 comma 1 एंड 1 comma, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता कि नहीं हो जाता। अगला क्वेश्चन है, देखो आपको सेट A दिया है और आपको रिलेशन R दिया है। आपको ये बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्री भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे तो हम कह सकते हैं हियर R जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ है, A से A है, हमने बताया मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, A से A मैपिंग हो रही है। और आपका जो रिलेशन दिया गया है, तो रिलेशन दिया है वो दिया है 1 1, फिर दिया है 2 2, दिया है 3 3, और दिया है 1 2, और दिया है 2 3। अब आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, सेट देख लें, सेट क्या है, सेट है आपका 1 2 3। तो आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद है। सबसे पहली बात, हमने कल आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ाया था। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, R इज द रिफ्लेक्सिव इफ A कॉमा A, है ना, और A कॉमा A, और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, सारे के सारे A होना चाहिए। तो अब आप यहाँ देखो कि जो 1 1 है, जो 2 2 है, और एक और 3 3 है, सभी किसको बिलोंग कर रहे हैं, R रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। इसके 3 एलिमेंट है और तीनों के A कॉम्बिनेशन आपके R को बिलोंग कर रहे हैं। बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं, हमारे तीनों हैं, इसलिए आपका जो फंक्शन रिलेशन है, सो रिलेशन इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास रिफ्लेक्सिव के बाद में, सिमेट्री। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो चेक करना है कि ये फंक्शन सिमेट्री है कि नहीं। तो सिमेट्री की कंडीशन क्या है, A कॉमा B बिलोंग करना चाहिए किसको, R को, एंड B कॉमा A भी बिलोंग किसको करना चाहिए, R को। अगर ऐसा है रिलेशन में तो रिलेशन सिमेट्री होगा। तो हम हमारे रिलेशन को देखें तो 1 1 2 2 3 3 है ना, ये बिलोंग कर रहा है। अब अगला क्या है 1 2। तो अगर हम इसमें देखें तो हम कहेंगे 1 1 बिलोंग कर रहा है किसको, R को, कॉमा अगला क्या है 1 2 बिलोंग कर रहा है किसको, R को, ठीक है, और 2 1 कहाँ है, R में नहीं है। तो यहाँ हम सीधा कह देंगे कि फंक्शन इज नॉट सिमेट्री। आप एक और भी दे सकते हो, जैसे 2 3 है, 2 3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसको, R को, और 3 3 2 3 और 3 2 नहीं कर रहा है। तो ये दो बात हमने को मिल गई। सो फंक्शन इज, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्री।
रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्री हो जाएगा। अच्छा तीसरी बात करें इसकी, थर्ड वन बात, तीसरी ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में हम जानते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग करे अगर आर को, तीसरी बात क्या है, ट्रांजिटिव है ना। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज करके हम लिखेंगे कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर। तो यहाँ देखते हैं 1 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है आर को, 1 कॉमा एंड 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, और 1 कॉमा 1 और 1 कॉमा 2, और फिर से बचा क्या, 1 कॉमा 2 ही बचा ना, बिलोंग कर रहा आर को। तो फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव है, इससे तो है, और भी तो चेक करने पड़ेंगे, एक से थोड़ी काम चलेगा। यहाँ क्या है 2 कॉमा 2 और यहाँ क्या है 2 कॉमा 3, तो फिर यहाँ से 2 से 2 चला गया तो 2 कॉमा 3 फिर आ जाएगा, तो फिर ट्रांजिटिव है, दिख रहा है ट्रांजिटिव। तीसरे से देखते हैं 3 कॉमा 3, पर इसका दूसरा तो केस है ही नहीं, कहाँ है। तो अगर हम देखें तो 3 कॉमा 3 बिलोंग किसको कर रहा है, आर को, पर अब इसका कोई सब्स्टिट्यूशन मिल नहीं रहा, हटाओ इसको हटाओ। अब 2 कॉमा 3 बिलोंग किसको कर रहा है, आर को, और 3 कॉमा 3 बिलोंग किसको कर रहा है, आर को, है ना। और यहाँ पर आप कह सकते हो 3 से हटाओ, बचा क्या 2 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, कर रहा है ना। बट हमारा एक केस इसमें नहीं बना था, कौन सा, 3 कॉमा 3, और इसका कोई बंधु नहीं है यहाँ पर, सो इसलिए ये कैसा है, नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव। इसमें क्या नोट लिखो, देखो इसमें देखना 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 कॉमा 3 belongs to R, but 1 comma 3, so function is not. Example number 3, पेज नंबर 3 आपकी बुक में, ध्यान से देखें, आप क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन है L is set of all lines in a plane। अब मान लीजिए आपके पास ये प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, एक इस प्लेन में मुझे लाइंस बनाना है, मैं कितनी भी लाइंस कैसी भी बना सकता हूँ, ये सब क्या है, लाइंस है, ठीक है, ये सब क्या है, लाइंस, कितनी भी लाइन हो सकती है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो एल एक सेट है जिसके अंदर ये सारी लाइन है ना, फॉर एग्जाम्पल बनाया है, और इस सेट में से एक रिलेशन बनाया है आर। आपको याद है, मैं यहाँ पर एल ले लूँ और यहाँ पर फिर से एल ले लूँ, इसमें जितनी भी लाइन है उसकी इस लाइन से क्या करनी है, मैपिंग, और उसमें से वो लाइन छांटनी है जिसमें L1 कॉमा L2, अगर L1 और L2 एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, L1 और L2 एक दूसरे के साथ क्या हो। तो ये मान लो लाइन हो गई L1 और ये वाली लाइन क्या हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, तो मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हो गया L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, सो L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। तो ये रिलेशन कैसा होगा बताओ भाई मेरे, सिमेट्री। ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्री। हर एक लाइन जो दूसरी की परपेंडिकुलर है वो दूसरी लाइन पहली के भी परपेंडिकुलर होगी ही होगी, समझ लो ना। सो ये रिलेशन कैसा हो गया है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है। कैसा रिलेशन हो गया ये, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है,
क्या L1 L1 के परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा। क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? और रिफ्लेक्सिव कब होता है? रिफ्लेक्सिव आपको याद है कि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, ऐसा ही है ना, ये डेफिनेशन है। तो इसको आप अगर समझ पाते हो तो आप समझ गए होंगे कि लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है। तो L1, L1 अगर हम करेंगे तो वो रिलेशन R को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो आपका सेट है, ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L1 के परपेंडिकुलर हो तो ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्री हो गया। और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तीसरी कंडीशन हमें देखनी है कौन सी? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन में आप देखें कि L1 परपेंडिकुलर हो गया L2 के, L1 बिलोंग्स टू L2, L1 L2 बिलोंग्स टू R, है ना, एंड L2 L1 बिलोंग्स टू, बट L1 is not belongs to R. So function is, so relation is not transitive. आपको समझ में आई क्या मेरी बात? है ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर इतनी सारी लाइन ना बनाकर समझने के लिए आप एक लाइन ले लें L1, दूसरी लाइन ले लें L2 और तीसरी लाइन ले लें L3। हमने कहा कि सर L1 ट्रांजिटिव केस समझा रहा हूँ, इधर देखना, इधर देखना। हमने कहा कि सर L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, तो मैंने बिलोंग्स टू R होगी। और फिर मैंने कहा कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के, बिलोंग्स टू R होगी। पर अगर मैं कहना चाहूँ कि L1 परपेंडिकुलर है L3 के, तो क्या सही है? नहीं है परपेंडिकुलर सर, वो तो पैरेलल है। अरे L1 L3 के क्या होगी? तो ये रिलेशन क्या नहीं होगा? नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ये रिलेशन केवल सिमेट्री होगा। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। से एग्जांपल नंबर 2 ये रहा आपके पास में, ध्यान से देखना इधर। T1 T2 आपके पास दो ट्रायंगल है और ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको कहते हैं? जैसे मैंने ये बनाया एक ट्रायंगल और इसको नाम दिया T1, और ये मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाया T2, और ये मैंने तीसरा ट्रायंगल बनाया T3। ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आप कॉन्ग्रुएंसी भूल गए होंगे शायद, पर थोड़ा थोड़ा याद करो। ये मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं दोनों हाथ एक दूसरे पर रखता हूँ तो आपको पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई देगा, मतलब इसका साइड एंगल, साइड सब आपस में एग्जैक्ट बराबर होगा। और अगर मैं इस हाथ को टर्न करता हूँ तो पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई देगा, मतलब ये दोनों हाथ मेरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट। इस ट्रायंगल को उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो पीछे वाला ट्रायंगल पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से बराबर हैं ये, मतलब इनकी दोनों की साइड्स आपस में बराबर है, एंगल बराबर है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। इस तरह की थ्योरम्स आपने 9th क्लास में पढ़ी। सो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? आपने इसको इस पे रखा ढक गया, इसको इस पे रखा ढक गया, तो ये इसको रखो तो ढक जाएगा। तो तीनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ऐसे आपके सेट में कई सारे ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का सेट है, उसमें से आपने कुछ ट्रायंगल उठाए कि जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने कहा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट अगर T2 को है तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R, है ना। और T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, सो ये बिलोंग कर रहा है किसको? R। अगर ऐसा है कि यहाँ अगर ऐसा हमको दिख गया है, सो R इज क्या हो गया?
सिमेट्रिक हो गया। ये तो बात हो गई आपकी सिमेट्रिक की। बट आप यहाँ पर अगेन फिर से, तो पहली बात होगी। दूसरी बात, हियर मैं कह सकता हूँ कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, गलत है क्या? अरे ये ट्रायंगल है, ऐसा का ऐसा ट्रायंगल, इसके ऊपर रख दो तो वही बात है, कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। तो T1 कॉन्ग्रुएंट है T1 के, T2 कॉन्ग्रुएंट होगा, T3 कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर ऐसे जितने भी ट्रायंगल होंगे वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही होंगे, जितने भी ट्रायंगल है। फॉर ऑल ट्रायंगल इन द सेट दिस कंडीशन इज ट्रू। सो गिवन सेट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सो गिवन रिलेशन इज, सो दिस इज फॉर ऑल ट्रायंगल एंड दिस इज फॉर ऑल ट्रायंगल इन सेट T। जो आपके ट्रायंगल का सेट है उसमें सबके लिए बात ट्रू है। सो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया। और तीसरी बात हम करते हैं, तुम बच गए बेटा, क्यों बच गए तुम मालूम है? तीसरी बात हम सुन ले कि अगर T1 और T2 एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो रिलेशन आर को बिलोंग करता है। एंड T2 T3 के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो ये रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। सो यहाँ पर आप कह सकते हो T1 एंड T3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एंड सो दिस रिलेशन इज, ये रिलेशन कैसा हो गया भाई? इट इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। और ऐसा कोई रिलेशन जो सिमेट्री भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। और आपको यही शो करना था कि आपका जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। तो here the relation is, relation कौन सा रिलेशन? R is reflexive, symmetry and transitive. So it is equivalence रिलेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है?